राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज अहमदाबाद में प्रचार करने पहुंचे। इस बीच में एक प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने काफी विकास किया है और फिर से गुजरात में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनती है तो कई सारे और भी विकास कार्य किए जाएंगे। ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे बच्चों की शिक्षा व खेलों में उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग, समर्थन और वोट दिया। और कोई भी क्षेत्र हो, जब कोई कृषि के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखता था, तब मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने दी। जब कोई बड़े बांध बनाने का सपना नहीं देखता था, तो तब नर्मदा बांध हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में है। पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो भी गुजरात में, और नंबर 1 एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात में। नंबर 1 की बात जहां पे भी आए तो गुजरात आगे चलता है। तो गुजरात एक ऐसा मॉडल जो देश के सामने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, यही भाजपा की पहचान। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में होगी, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी मुफ्त में मिलेगी, तो हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए 60 साल से ज्यादा वाली के लिए बस में मुफ्त सेवा मिलेगी। और भाई और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देने का काम किया है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में करने का काम किया। और अगर मैं यहां पर कहूं, गुजरात के युवाओं ने तो गुजरात को, विकास को नए पंख लगाए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, सशक्त गुजरात, संपन्न गुजरात, समृद्ध गुजरात, ये भारत को भी सशक्त बनाने के लिए सशक्त गुजरात और विकसित गुजरात बहुत आवश्यक है। और ये जो लगातार प्रयास हुए हैं, उस दिशा में अब गुजरात को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अपने आप दिखाता है कि भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में गुजरात का भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। क्योंकि गुजरात का विकास सीधे तौर पर भारत के विकास के साथ जुड़ा है। और मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां एक और G20 प्रेसिडेंसी भारत को लाने का, देखिए इतना बड़ा गौरव मिला है, वो आजादी के 75वें वर्ष में मिला है। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गुजरात आज से कुछ वर्ष पहले शायद कहीं नहीं था, लेकिन मोदी जी ने खेल महाकुंभ से शुरुआत की, उसके बाद भूपेंद्र भाई ने उसको आगे बढ़ाया। इस साल गुजरात ने देखा कि जो पिछले कई वर्षों से नेशनल गेम्स नहीं हो पाई, मात्र 3 महीने के समय में 36वीं नेशनल गेम रिकॉर्ड समय में और रिकॉर्ड गेम्स करवाने का काम किया। तो गुजरात ने किया। गुजरात की क्षमता है। जब कोई बड़ी सोच की बात आती है, बड़े काम करने की बात आती है, तो गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। और गुजरात की बड़ी सोच ही गुजरात को आगे लेकर जा रही है। और गुजरात की बड़ी सोच ही भाजपा की बड़ी जीत इस बार दर्ज करवाएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा सांसद हर्षवर्धन दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने दिल्ली की जनता से नगर निगम में फिर से भाजपा की सत्ता के लिए वोट की अपील की है। ऐसा है, आज मैं हमारे आदरणीय हर्षवर्धन जी के साथ यहाँ महा जनसंपर्क अभियान में आया और मैंने यहाँ पर मन की बात के पहले जनसंपर्क किया। जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने के लिए लोग आतुर हैं और लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और दिल्ली का एक नया इतिहास बनाएं, दिल्ली को आगे ले जाएं और जो ये भ्रष्ट
और ये आंखों में धूल झोंकने वाली ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। जो मैं उत्साह मैंने देखा वो मुझे कोई नहीं मिला जो किसी और तरफ वोट देने के लिए इच्छुक है। सभी कमल के निशान पर, आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर और इसके साथ साथ दिल्ली के विकास के लिए एक नई कहानी लिखने के लिए लोगों ने अपने आप को मन बना रखा है। उनका आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या में हैं। अयोध्या में आज जनपद प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए और यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1057 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए अयोध्या वासियों को बधाई भी दी। आज एक साथ अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम के इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। आगामी 25 वर्ष की इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के कि 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए और कैसे भारत की जब हम बात करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसी हमारी अयोध्या होगी, इस बात को लेकर के आज मैं आपके अयोध्या वासियों के पास आया हूं। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने जा रही है। वह एक नए अयोध्या के रूप में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, व्यापारी और उद्यमियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि नगरीय क्षेत्रों में भी गरीबों को आवास मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। अकेले शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को फ्री में आवास दिया गया है और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो हमारे पास 8,62,000 नए आवास आ चुके हैं। आज विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या को जोड़ने वाला हर मार्ग, अयोध्या से लखनऊ का, अयोध्या से गोरखपुर का, अयोध्या से गोंडा का, अयोध्या से वाराणसी का, अयोध्या से प्रयागराज का, ये जितने मार्ग हैं सबको 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है और इसलिए विकास जिस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी तीव्रता के साथ विकास की नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी कार्य करना होगा। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं।
Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय सूरत की यात्रा पर हैं। केजरीवाल ने सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। केजरीवाल ने इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 31 जनवरी तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। अभी महीने 2 महीने पहले गांधीनगर के अंदर एक गजब का नज़ारा देखा गया, जब हजारों गुजरात सरकार के कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने पूरा सचिवालय घेर लिया। ऐसा नज़ारा गुजरात के अंदर कभी नहीं देखा गया था और उनकी एक ही डिमांड थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू कर दी गई है पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनते ही, और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया पंजाब के अंदर। गुजरात के अंदर सरकार बनने के बाद 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं, पुलिस के बहुत सारे साथी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बड़े कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वीसी हैं, बहुत सारे ग्राम रक्षक हैं, होमगार्ड हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, तलाटी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इनके कई सारे मुद्दे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ग्रेड पे की डिमांड है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कच्चा कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए। इनमें से बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत है। इनमें बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से अपने घर के पास। इन सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू करेंगे, आपके हर एक तबके के जो मुद्दे हैं हम आपके सारे मुद्दे समाधान करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे कर्मचारी दुखी रहेंगे। सारे कर्मचारियों की सारी समस्याएं ठीक करेंगे। मेरे सारे कर्मचारियों से हाथ जोड़ के विनती है। कहा जाता है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी जिस तरफ हों, चुनाव वही पार्टी जीतती है। सरकारी कर्मचारी 10 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, उनकी बात सुनता है समाज। तो मैं सारे सरकारी कर्मचारियों को, गुजरात सरकार के कच्चे पक्के ये वो सभी से अपील करना चाहता हूँ। एक तो अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट में एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। आप सबसे अपील है, पोस्टल बैलेट के अंदर एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। और दूसरा, आप लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह से भी प्रचार कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप लोगों को वो कर सकते हैं, आप खूब जम के अगले 3-4 दिन प्रचार कीजिए। लोगों को कहिए आम आदमी पार्टी को वोट दें, आप हमारी सरकार बनवाइए। हम आपको एश्योर करते हैं कि आपके सारे मुद्दों का समाधान हम करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से चल रही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जानी है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा शोभा ओझा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदल दिया है। इस यात्रा में मिल रहे जबरदस्त समर्थन के कारण कांग्रेस पार्टी में नया जोश पैदा हुआ है। आज का जो मोबिलाइजेशन था, ये अपने आप में ये बता रहा था, समझा रहा था कि जो लोग उनको लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, अलग अलग झूठ और भ्रम के माया जाल पहना के, उनको ये समझ आने लगा है कि देश की जनता कितना चाहती है राहुल जी को। हमारे इंदौर में लाइव
मोबाइल पे ये यात्रा पूरा हमारा इंदौर जिला देख रहा है, लोकसभा देख रही है। ये अपने आप में ये बताता है कि उनके उठाए हुए मुद्दे देश के उठाए हुए मुद्दे हैं। तो मैं मानता हूँ आज का मोबिलाइजेशन राहुल जी की लोकप्रियता का पैमाना था। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से हुई। पहले चरण में 5 दक्षिण भारत राज्यों का हमने यात्रा की, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना। उसके बाद में कहा गया कि ठीक है, इन 5 राज्यों में आपको सकारात्मक रिस्पांस मिला है जनता से, देखा जाएगा इसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में हम महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में भी 11, साढ़े 11, 12 दिन हम थे महाराष्ट्र में। 2 दिन का विश्राम का दिन था। 12 दिन जो भारत जोड़ो यात्रा चली 5 जिलों में, दक्षिण भारत से भी अधिक हमें पब्लिक से रिस्पांस मिला महाराष्ट्र में। और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिला है, जो रिस्पांस आया है, जो उत्साह हमें पब्लिक में देखने को मिला है, वो AA रेटिंग दिया। तब आलोचना हुई, ठीक है महाराष्ट्र तो ये आपका गढ़ रहा है, उत्तर भारत में आके हिंदी हार्टलैंड में आइए और दिखाइए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं, पहले दिन से बुरहानपुर से खांडवा तक, उसके बाद खरगोन, और आज सुबह कल शाम को मऊ में जो संविधान को लेकर एक पब्लिक रैली हुई, जिसमें खड़गे जी और राहुल जी भी मौजूद थे और उन्होंने संबोधित किया उस जनसभा को। और आज सुबह जो मऊ से इंदौर हम आए हैं, ये साफ दर्शाता है, ये दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व का सवाल नहीं है। सारे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक नैरेटिव को बदल दिया है। ये बात सही है, कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है, नई जान दिखाई दे रही है, एक नई उमंग है। पर भारतीय राजनीति में भी कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो बदल गया है, और ये भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा सोबरन सोरेन की शहादत दिवस पर भाग लेने के लिए पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने दादा सोबरन सोरेन की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सोबरन मांझी के 65वें शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, आज के इस शहादत दिवस पर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मैं आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं। शहीद सोबरन मांझी हमारे दादाजी हुआ करते थे, लेकिन उनके इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने इस राज्य में महाजनी प्रथा, शोषण, दमन, आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार होते थे, उसके खिलाफ जो इनका संघर्ष था, उस संघर्ष में जो उनकी कुर्बानी हुई, उस कुर्बानी को इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों ने बहुत शिद्दत से शहीद सोबरन मांझी जी के उन विचारों को, जब आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जंगल जंगल, गांव गांव, पूरे झारखंड प्रदेश के गांव गांव में लोगों को संघर्ष, शोषण के विरुद्ध जब एकत्रित कर रहे थे, तो पूरे प्रदेश के लोग इनके पीछे चल पड़े। शहीद सोबरन मांझी जी ने अपना शहादत दिया। उनके पुत्र आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए उनके हक, अधिकार और शोषण से मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पूरा जीवन काल इस संघर्ष में इनका बीता। आज उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने से पहले इस राज्य को एक अलग अस्तित्व देकर हमारे कंधों पर सौंपा है। हम एक योजना चला रहे हैं अभी, सावित्री बाई फुले किशोरी योजना, जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को उसमें नामांकन कराकर
पैसे देने का काम कर रहे हैं और 18 साल की उम्र में वो 40,000 रुपए लेके जाएगी। और आगे की पढ़ाई के लिए भी सरकार कई योजना प्रारंभ कर चुकी है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके, चाहे वो इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स या बीडीओ, चाहे सीओ, कुछ भी बनना हो, उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार देने के लिए तैयारी कर रही है। पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुकेगा। और तो और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको प्राइवेट जैसा स्कूल में पढ़ने के लिए मौका मिलता तो और अच्छा होता। हम लोग भी अब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बना के तैयार कर रहे हैं, जो अगले साल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज विशेष रूप से आदरणीय सोबरन सोरेन जी के इस शहादत दिवस पर 3 मॉडर्न स्कूल का भी हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के से भी बेहतर स्कूल होगा। एक मसलिया दुमका में, एक पलामू में और एक गढ़वा में। आज के इस शहादत दिवस पर मैं इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ आए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब 3 दिन का समय बाकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के देदियापाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में काम नहीं किया होता तो हम आज लोकतंत्र नहीं देख पाते। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने भी जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि यदि आप हमें वोट देते हैं तो भाजपा आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर हो जाएगी। पूरे गुजरात के अंदर माहौल कांग्रेस पक्ष में है। सरकार विरोधी लहर चल रही है गुजरात के अंदर। पिछली बार में राहुल गांधी जी के साथ में प्रभारी था आपका, तब जो सरकार के खिलाफ माहौल था, उससे ज्यादा माहौल इस बार गुजरात में दिख रहा है। और इसीलिए आप देखते हो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं। हर वीक आते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, जो कहावत है उसमें घूम रहे हैं। ये नौबत क्यों आई है? अगर सुशासन देती बीजेपी तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि कोरोना में लोग मारे गए, परवाह नहीं करी इन्होंने। 70 लोग नकली शराब पी के मर गए, कोई परवाह नहीं करी। आर्थिक स्थिति खराब है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पूरे देश के लिए कर रहे हैं, उसमें गुजरात भी आता है। यात्रा किस बात की है? महंगाई कमर तोड़ चुकी है लोगों की, भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी भयंकर है। 27 साल से ये बैठे हुए हैं सरकार के अंदर। एक मौका दोगे आप कांग्रेस को तो आप देखेंगे देश में शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत होना चाहिए। जो राहुल जी कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए राजनीति के अंदर, ये राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य है। इतने मैं कहना चाहूँगा आपको, एक मौका है आपके सामने, आप आशीर्वाद दीजिए कांग्रेस के हमारे उम्मीदवारों को, जन्माबेन को, हरीश भाई को, फतेह सिंह जी को कामयाब कीजिए, सरकार बनाइए कांग्रेस की। भाइयों, गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी सरकार यहाँ पर 27 साल से हुकूमत कर रही है और 27 साल में जनता की समस्या अगर हल नहीं कर सकती तो जनता को ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया है, इनको 5 साल के बाद निकाल फेंकने का। यहाँ पर बहुत से जो काम हुए पहले कांग्रेस के पीरियड में, वो मजबूती के साथ हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि आज पुल रिपेयर करे कल गिर गया, ऐसा कोई हमारा काम नहीं है। हमारा काम मजबूत है, देश को मजबूती से हम रखे हैं। फिर भी हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। रविवार को दिल्ली के पीतमपुरा जैन मंदिर में शासन प्रभावक संघ शास्ता गुरुदेव श्रद्धेय श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के शताब्दी जन्मोत्सव पर निशुल्क विकलांग सहायता शिविर का आयोजन जैन महासंघ रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया। यह आयोजन उन बहन भाइयों के लिए किया गया था जिन्होंने किसी कारणवश अपने अंग खो दिए हैं या पोलियो ग्रस्त है। ये आयोजन उनकी सहायता हेतु कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष रोशन लाल जैन, उपाध्यक्ष सुरेश जैन, मंत्री सत्यनारायण जैन, कोषाध्यक्ष कृष्ण जैन
और महामंत्री प्रोफेसर रत्न जैन तथा कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मैं प्रोफेसर रतन जैन हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 साल पढ़ाने के बाद अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सामाजिक सरोकारों के साथ पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। महासंघ समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम निरंतर आयोजित करता है। कोरोना काल के अंदर भी हमने फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया। जिन परिवारों के पास राशन की दिक्कत थी, नौकरियां छूट गई थी, उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, फाइनेंशियल हेल्प भी दी। इसके अलावा यदि देश में कभी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उस समय भी महासंघ अपनी भूमिका निभाता है। ये जो विकलांग लोगों को हेल्प देने का कार्यक्रम है, ये हम सन 1975 से कर रहे हैं और पहले साल में केवल 67 लोगों को ही हम विकलांगों को टांग लगवा सके थे। आज हमारा आंकड़ा 22 लाख का है और ये जो टांग लगाई जाती है, उस विकलांग भाई चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकता है तो उसको निःशुल्क रूप से टांग लगाने का कार्यक्रम ये हमारा चलता है। और अब ये हमारा कार्यक्रम लगातार एक संडे को छोड़कर साल के बाकी सभी दिनों में राजेंद्र नगर में आचार्य मुनि सुशील कुमार जी महाराज आश्रम है शंकर रोड पर, वहाँ पर पेशेंट आते हैं, वहाँ उनकी डॉक्टरी जांच होती है, उनका नाप लिया जाता है, उनको टांग लगाई जाती है और फिर देखा जाता है कि उनको टांग ठीक प्रकार से फिट हो गई या नहीं हो गई है। उसी श्रृंखला में आज इस संस्था जैन महासंघ ने लगभग 108 लोगों को टांगे लगवाई हैं। एक व्यक्ति को एक टांग लगाने का खर्चा 5500 रुपये आता है। तो जिस व्यक्ति ने जितना सहयोग किया, उस सहयोग से आज का कार्यक्रम संपन्न। और जीना उसका है जब हम संवेदनशील होते हैं। हमारी जितनी ताकत है, अपनी ताकत से बाहर जाकर तो कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन जितने साधन हमारे पास हैं, हम अपना मन ये जरूर बनाएं कि हमारे आसपास जो ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारी सहायता की जरूरत है और जिसको आसानी से हम सहायता कर सकते हैं, उसको सहायता देने से ना चूकें। और जो सहायता देने वाले लोग हैं, उनकी मदद में उनके साथ खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़े और एक आंदोलन का रूप ले। ये लगभग 1.5 से 2 साल चल जाता है एक बार बनने के बाद। सही है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं आती है। संदेश यही है कि ये संस्था जो काम कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, जीवन में तरक्की करे। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर, मन की बात में बोले पीएम मोदी। जंतर मंतर पर हुई जनसंख्या नियंत्रण रैली, गिरिराज सिंह और इंद्रेश कुमार हुए शामिल। 2023 के गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे चीफ गेस्ट। 2 साल बाद शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी का नाम ही काफी है तो बार बार क्यों जा रहे गुजरात। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 343 नए मामले दर्ज, रिकवरी रेट 98.80%। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेले जा रहे वनडे सीरीज में सूर्या की ताबड़तोड़ बैटिंग पर फिरा पानी, बारिश की वजह से रद्द हुआ दूसरा वनडे मैच। दिल्ली में सर्दी के साथ बढ़ रहा प्रदूषण, कई राज्यों में बारिश के आसार। रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चीन में कोरोना के चलते एक बार फिर हालात बेकाबू। 2-4 मामले सामने आने पर भी प्रभावित इलाकों में लगाया जा रहा है लॉकडाउन। लोग मांग रहे राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तीफा। बागपत में बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत, 6 अन्य घायल। रेलवे अब आपको ट्रेन में उपलब्ध कराएगा मनपसंद खाना, सीजनल और रीजनल के साथ बेबी फूड भी मिलेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नवंबर से राष्ट्र सर्वप्रथम की बात DID न्यूज चीफ ललित सुमन के साथ देखें प्रतिदिन रात 9:30 बजे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। भेजें अपने राज्यों की खबरें सकारात्मक मीडिया टीम को 9910886465 पर। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अब अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम